प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान विभिन्न देशों के जो अच्छे प्रावधान थे उनको लेकर चला है और उसे आत्मसात करने का भी प्रयास किया है। 1858 का अधिनियम और उसके बाद के तमाम एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1919 तक भारत शासन अधिनियम बना और अंतिम रूप से और व्यापक तौर पर जो अधिनियम बना उसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। और भारत के संविधान के लागू होने तक यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले तक यही भारत शासन अधिनियम भारतीय शासन पद्धति के लिए स्वीकार किया जाता रहा था। भारत का जो संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत मशक्कत के बाद तैयार किया गया, उसमें से 75% प्रावधान वही हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं, लगभग 25% प्रावधान ऐसे हैं जो दुनिया के अन्य देशों से हमने ग्रहण किए हैं। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन को ग्रहण किया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को ग्रहण किया है, एकल नागरिकता को ग्रहण किया है, संसदीय विशेषाधिकार को ग्रहण किया है और मंत्रिमंडल का जो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी होती है, उस भावना को हमने ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया है। एक और विशेष बात कि ब्रिटेन में चूंकि राजतंत्र है, वहाँ का राजा या रानी राज प्रमुख होता है। हमने राज प्रमुख की बजाय गणतंत्र को अपनाया है और हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ करता है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय अमेरिका के संविधान से इस अवधारणा को लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू कह सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं, इसको भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के गठन की जो प्रक्रिया है वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था हमने अपनाई उसे हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें हमने आयरलैंड से लिया है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर एक अंतर होता है कि मूल अधिकार जुडिशियबल होते हैं, न्याय योग्य होते हैं, वाद योग्य होते हैं, जिनके उल्लंघन की दशा में आप प्रतिवाद कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन्हें पवित्र घोषणाएं कहा गया है, क्योंकि होता है आम आदमी के जीवन में होता है
कि बच्चे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बच्चे की मांग बहुत ज़्यादा है, तो पिता ये कह देता है कि बेटा पैंट शर्ट इस साल बनवा लो और तुम्हारा सूट हम अगले साल सिलवा देंगे जब फसल आएगी। ऐसा ही कुछ नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, हम नीति निर्देशक तत्व जिनको होली डिक्लेरेशन से पवित्र घोषणाएं कह सकते थे, उनको हमने किया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों में हम नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते थे। जर्मनी और 1935 के अधिनियम के द्वारा हमने आपातकालीन प्रावधानों को लिया है। आपको पहले अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे तो आपको निश्चित तौर पर मालूम होगा कि आपातकालीन प्रावधान मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। जब उन पर आऊंगा तो तफसील से व्याख्या करूंगा, लेकिन 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं वो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति देश में पैदा हो गई हो, तब यह आपातकाल लगाया जाता है। और कुछ युद्धों के समय यह लगाया भी जा चुका है। दूसरे प्रकार का आपातकाल होता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन हिंदुस्तान में केंद्र राज्यों के टकराव के कारण 100 से भी अधिक बार अब तक लगाया जा चुका है। तो मूल रूप से हमने जो ये प्रावधान है वो जर्मनी और 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। ये भी हमारा एक बड़ा स्रोत है। सोवियत संघ हालांकि अब विघटन हो गया, 15 भागों में विभाजित हो गया, अब हम उसे रूस कह सकते हैं। हमने रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। मूल अधिकार अपनी जगह हैं, लेकिन प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, और उन मौलिक कर्तव्यों को, जो 10 कर्तव्य हैं, उनको हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा भारत के अंदर प्रारंभ से अपनाई गई, उसको भी हमने सोवियत संघ या वर्तमान रूस के संविधान से ग्रहण किया है। और आपको मालूम है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं निश्चित तौर पर भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में लाभकारी सिद्ध हुई हैं। फ्रांस से हमने गणतंत्र की अवधारणा को लिया है। जैसे ब्रिटेन में राजतंत्र है, राजा का पद या राज प्रमुख का पद वंशानुगत है, लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति निर्वाचित है। उस अवधारणा को हमने फ्रांस से लिया है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, इन सब चीज़ों को आप समझते हैं कि केंद्र राज्य में कैसे परस्पर संबंध होने चाहिए। हमारा शासन संघात्मक होते हुए भी उसका रुझान एकात्मकता की ओर रखा गया है। और नागरिकता भी हमारे यहाँ 2 प्रकार की नहीं है कि राज्यों की नागरिकता अलग हो या देश की नागरिकता, राज्य की नागरिकता अलग हो। एकात्मक शासन व्यवस्था के ये गुण जो है हमने इस संविधान से लिए हैं। फिर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया होती है। आगे जब व्याख्या करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 368 में इसके प्रावधान हैं। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। जापान से हमने
कानून द्वारा स्थापित शब्दावली ली है। जो भी होगा विधि द्वारा स्थापित होगा और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी नागरिक को जान माल से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि नागरिक और व्यक्ति में अंतर होता है। जो हमारे देश में पैदा हुआ, जो हमारे देश का है, जिसको मतदान का अधिकार है, जो यहाँ का निवासी है, उसे हम राजनीति विज्ञान की भाषा में नागरिक कहते हैं। और कोई विदेशी पर्यटक है, विदेशी शरणार्थी है, दूसरे देश से आकर बस गया है, उसे हम व्यक्ति की श्रेणी में लेते हैं। तो अधिकारों की जो अवधारणा है वो व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से लागू नहीं होती, वो नागरिकों के लिए लागू होती है। संविधान के इन स्रोतों के संदर्भ में और 1935 का अधिनियम कोई एक दिन में नहीं बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से जब से व्यापारियों ने, अंग्रेजी व्यापारियों ने व्यापार करना प्रारंभ किया, यहाँ पर लूटमार और अराजकता करने लगे, भारत की संपत्तियों को इंग्लैंड ले जाने लगे, तब ब्रिटेन की सरकार ने 1858 का एक पारित किया था। उसके बाद विभिन्न एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट समेत, और व्यापक तौर पर 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया और उसके बाद भी और विस्तार करके 1935 का अधिनियम बनाया गया और 1935 के अधिनियम के 75% प्रावधान भारत के संविधान में समाहित हैं। क्योंकि अब हम लोग विद्यार्थी हैं तो आलोचना भी होती है। दो सबसे बड़ी आलोचनाओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधानों के संदर्भ में आलोचकों ने इसे भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा है कि हमारा कुछ नहीं, हमने ज़्यादातर दुनिया के और देशों के संविधान से लिया और 1935 का अधिनियम तो पूरी तरह से अंग्रेज सरकार ने बनाया था, भारतीयों का उससे ज़्यादा लेना देना नहीं था। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन संविधान मुतवातिर अपना सफर तय कर रहा है और भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बहुत बखूबी संचालित करने के लिए प्रयासरत है और उसे अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा है। दूसरी बात आलोचना की ये कही गई कि लॉयर्स पैराडाइज है, मतलब भारत का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, जिसने जिस प्रकार की कानून की व्याख्या कर दी और लोगों ने जिसे जिस प्रकार से समझ लिया, तो इसलिए ये वकीलों का खेल है, वकीलों का स्वर्ग है। तो ये सब आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो एक दुनिया की कोई भी स्थिति 3 चरणों से गुजरती है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। सबसे पहले किसी व्यवस्था के लिए एक वाद खड़ा होता है, उस वाद की स्थापना के विरुद्ध प्रतिवाद होता है, फिर हम वाद और प्रतिवाद को समेकित करते हुए उसके अच्छे अंशों को आत्मसात करते हुए संवाद की ओर बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान की कितनी भी आलोचनाएं क्यों ना हो, यह संवाद की प्रक्रिया के दौर से अब गुजर रहा है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ी सी इनकी संख्या बढ़ाइए, हम इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से पहले जो मैं निवेदन नहीं कर पाया था कि आप लोग शॉर्टकट ना अपनाएं,
हमारे समय में रेफरेंस बुक यानी कि संदर्भ ग्रंथ पढ़े जाते थे और जब हम 5-6 किताबें इकट्ठी कर लेते थे तब किसी विश्वविद्यालय का सिलेबस या पाठ्यक्रम तैयार हो पाता था। जमाना पासबुक तक आ गया, पासबुक तक भी उतनी ज़्यादा बुराई नहीं थी और आज स्थिति ये आ रही है कि बच्चे वन वीक सीरीज का इस्तेमाल करने लगे हैं और उनमें से भी कुछ बच्चे इतने महान हैं कि वो वन वीक सीरीज के 10 प्रश्नों में से भी उनमें से भी 5 प्रश्न पूछने के लिए उन पर इम्पोर्टेंट लगवाने के लिए शिक्षकों के पास जाते हैं। तो आप लोग कुल मिला के शॉर्टकट की प्रक्रिया से बचें और संवाद की प्रक्रिया का हिस्सा बने। आपकी जो भी क्वेरी, आपकी जो भी जिज्ञासा होगी, हम उसका निश्चित तौर पर सभी सोशल साइट के माध्यम से समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।